Now we will play. Now we will play the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Please be seated, ladies and gentlemen. May I request Shri Vijay Gokhale, Ambassador of India in Germany, to kindly make his introductory remarks. माननीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित अतिथिगण, आज गर्व से कह सकता हूं कि ये बहुत खुशी का मौका है कि हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी के यात्रा के दौरान आज यहाँ बर्लिन में हमारे साथ हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय अन्य देशों की तुलना में ज़रूर छोटा है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में, खासकर तकनीकी क्षेत्र में सक्षम है। और आज अलग अलग जगहों से ड्यूसलडॉर्फ, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, कोलोन, हैम्बर्ग, हनोवर और बर्लिन से आए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे भारतीय समुदाय को संबोधित करें। उपस्थित सभी देशवासियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज वो एक दुखद समाचार मिले। जर्मनी के मूर्धन्य साहित्यकार और नोबेल प्राइज विजेता श्रीमान गुंटेर ग्रास का 87 एज पर आज स्वर्गवास हुआ। नोबेल पुरस्कार जिनको प्राप्त हो, साहित्य की जिन्होंने सेवा की हो, उनका चिंतन मनन हर शब्द पीढ़ियों तक समाज के लिए एक शक्ति बनता है। उनकी विदाई के समय मैं सभी भारतवासियों की तरफ से उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उनका जो साहित्य है वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। हमारे यहाँ शब्द को मृत्युंजय माना जाता है। शब्द कभी मरता नहीं है और इसलिए जो साहित्य की साधना करते हैं वे एक प्रकार से अमरत्व को प्राप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी जीवन भर की ये तपस्या, ये साधना, ये शब्द सरिता आने वाले युगों तक न सिर्फ जर्मनी को लेकिन मानवीय मूल्यों की चिंता करने वाले हर किसी को प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं। मैं कल हैनोवर में था। भारत इस बार हैनोवर फेयर का पार्टनर है। करीब
भारत से 400 कंपनियां यहां आई हुई हैं। अब चारों तरफ लोगों को लगता है कि भाई देश विकास की दौर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार के अवसर भारत को शोकेस करने के लिए तो काम आते ही आते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। कभी कभार हम अपने मोहल्ले में तो हरक्यूलिस होते हैं, लेकिन जरा बाहर निकले तो पता चलता है कि हम कहां खड़े हैं। और इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने से हमें भी भीतर से एक चैलेंज स्वीकार करने का मन बनता है। हमारे भीतर का जज्बा जगता है कि भाई क्या बात है, वो तो आगे निकल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकल रहे हैं, चलो हम भी कुछ करेंगे। तो एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय कसौटी है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत से जो लोग आए हैं वे यहां से बहुत कुछ देख करके, सीख करके, समझ करके जाएंगे और उसका लाभ भी मिलता है, हमारा लाभ उनको भी मिलता है। मैं आज मैडम चांसलर के साथ हैनोवर फेयर में अलग अलग स्टॉल से की मुलाकात ले रहा था, तो एक कंपनी ने अपना आधुनिक टेक्नोलॉजी से स्क्रीनिंग करने की टेक्नोलॉजी दिखाई कि कार का कोई पुर्जा उर्जा खराब हुआ हो तो उनको स्क्रीन में पता चलता है। तो मैंने पूछा उनको कि ये कार का पुर्जा उर्जा तो देख लेते हैं, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी के लिए उपयोग हो सकता है क्या? तो चौंक गए, बोले ये तो हमने सोचा नहीं। बोले हम तुरंत करेंगे। मैंने उनको कहा कि मैं आइडियाज की रॉयल्टी नहीं लेता हूं, कहने का तात्पर्य है कि जब देखते हैं तो पता चलता है कि एक ही चीज अलग दृष्टिकोण से कितनी काम में आती है। वही टेक्नोलॉजी, वही काम, वह अलग रूप में किस प्रकार से काम है। और मैं मानता हूं इस विषय में भारत के लोगों की बड़ी एक्सपर्टाइज है। वो बड़ी आसानी से इन चीजों को, अब आप देखिए हमारे यहाँ माताएं बहनें खाना पकाने में कितना बढ़िया प्रयोग करती हैं। अब वो घर में भले उसका भारतीयकरण कर दिया होगा, लेकिन चाइनीज डिश भी बनाती होगी और पिज़्ज़ा भी बनाती होगी और मैक्सिकन डिश भी बनाती होगी। तो हमारे लोगों की एक विशेषता है चीज़ों को अपने ढंग से ढालने की। लेकिन ऐसे अवसर पर जाते हैं तो एक प्रकार से हमारी कसौटी होती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। सामने वालों को भी ध्यान में आता है कि भाई हम सोचते थे वैसा भारत नहीं है, भारत में तो बहुत कुछ है, ये काम भारत में हो रहा है। तो उनको भी लगता है चलो भाई हम भी अपना उस क्षेत्र में जाएं, हम भी अपना विस्तार करें, विकास करें। एक प्रकार से ये विन विन सिचुएशन वाला मामला होता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, ये समय की बहुत बड़ी मांग है। और अगर हम ये समय
खो दिया तो भारत का बहुत लंबे अरसे तक नुकसान होगा। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय भारत गुलाम था। हमारे पास टैलेंट थे, हमारे पास हर प्रकार की क्षमता थी। ढाका का मलमल कितना अंगूठी से पूरा निकलता था, चर्चा में पढ़े थे, सुने हैं, सामर्थ्य था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हम गुलाम थे, और गुलाम होने के कारण हम उस परिस्थिति का लाभ नहीं ले पाए। ऊपर से हमारी जो टैलेंट थी, हमारे पास जो सामर्थ्य था, या तो उसको दबोच दिया गया या तो उसे चोरी करके ले जाया गया और हम वहीं के वहीं रह गए। सेकंड रिवॉल्यूशन आया कम्युनिकेशन का, आईटी रिवॉल्यूशन आया। आईटी रिवॉल्यूशन में हम आजाद भारत के होने के कारण हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करा दी। विश्व को भारत का लोहा मानना पड़ा। आईटी रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के नौजवानों की ताकत से दुनिया को अचंभित कर दिया। दुनिया को आश्चर्य हुआ। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान आए थे तो उनकी आइटिनरी में राजस्थान के गांव गए थे, और घूंघट ओढ़ करके बैठी हुई महिलाएं कंप्यूटर अपने कोऑपरेटिव का काम कर रही थी। वो देखकर को परेशान हो गए। उनको आश्चर्य हुआ, और तब जाकर के वहीं का चुना हुआ एक पंच ने उनको पूछा। अब वो बेचारा अपनी भाषा में बोल रहा था, और वो लुढ़क करके सिक्योरिटी को इधर उधर करके, उसके पास तो था कोई, वो पंच का मेंबर था, पंचायत का सदस्य था और दलित समाज से था। वो लुढ़क करके प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंच गया। उस दिन जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा उन्होंने देखा होगा, वो लुढ़क के उनके पास पहुंच गया। तो गांव वालों को सबको लगने लगा कि ये यार क्या आदमी है, उधर उसको क्या बात करेगा, उससे उसको कुछ बोलना तो आता नहीं है। किसी को लगा नहीं शायद वो वीजा मांगेगा। किसी को लगा नहीं यार अपने बेटे के लिए नौकरी मांगेगा। और ताज्जुब की बात है, वो अनपढ़ इंसान, दलित परिवार का बेटा, जो कि इस गांव की पंचायत का सदस्य था, वो क्लिंटन से हाइट में भी बहुत छोटा था, यूं देखता था उसे, और आंख में आंख मिलाकर के उसने पूछा था कि क्या आप आज भी हिंदुस्तान को पिछड़ा मानते हैं क्या? ये पूछा था उसने, और क्लिंटन ने जवाब दिया था कि नहीं, मैं दुनिया में जहां जाऊंगा मैं हिंदुस्तान की शक्ति के विषय में। और आपको देखिए, उन्होंने फिर हर बार जहां गए इस बात का उल्लेख किया और लोगों को कहा कि भारत के विषय में आप सोचते हैं, उसमें आपकी सोच बदलिए। वो बोल रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नौजवानों ने ये जो सेकंड रिवॉल्यूशन आया, आईटी रिवॉल्यूशन, इसमें बहुत कुछ किया, दुनिया में अपनी ताकत का परिचय दिया। लेकिन होता कहां है? सिलिकॉन वैली में जाइए, 60-70% CEO आईटी सेक्टर में भारतीय मूल के हैं। लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ? साइंटिस्ट वही थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही है। भारत में वो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उस माहौल को तैयार करें जिस माहौल में हमारे पास जो ये टैलेंट है, हमारे जो ब्रेन है,
जो दुनिया में जाकर के तो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वो हिंदुस्तान की धरती में भी अपना कर्तव्य दिखाएं। जर्मनी में भी कितनी बड़ी मात्रा में हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और यहां की कई कंपनियों में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इनोवेशन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं। क्या अब आपको ये जो मिला है, आपके अपने प्रयासों से मिला है, किसी के कारण मिला ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आपके अंदर वो जज्बा है, क्षमता है, अवसर मिला है। क्या आप भारत के साथ एक सेतु बन सकते हैं क्या? जर्मनी में काम करने वाले हमारे प्रोफेशनल्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनकी ताकत है, वे हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच ब्रिज बन सकते हैं क्या? और ब्रिज दो देशों का नहीं, ब्रिज आज जहां है वहां से आगे पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है, उस बीच का ब्रिज बनना है। आपके पास देश को बहुत अपेक्षाएं हैं और हमारा जिम्मेवारी भी है, यह हमारा दायित्व है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, हमारे देश के किसी न किसी गरीब ने हमारे लिए कुछ तो किया होगा, तब जाकर के पहुंचे होंगे। हर चीज कोई अपने आप बलबूते पर नहीं होती है। अगर ये सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग कैसे हो? मैं बहुत साल पहले ओलंपिक देखने के लिए अमेरिका गया था। मैं कोई खिलाड़ी विलाड़ी नहीं हूं, और बाद में दूसरे ही खेल में पड़ गया। लेकिन मुझे इतने बड़े इवेंट का मैनेजमेंट क्या होता है वो जरा देखने का मेरा इच्छा थी। कैसे करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सीखना चाहता था मैं। बहुत साल पहले की बात है। तो अटलांटा की कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के साथ मेरा मिलना हुआ। उसमें भारतीय स्टूडेंट्स के साथ भी तो काफी देर बातें हुई, लेकिन बाद में एक आध कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें अमेरिका से बाहर से आए हुए कई समाजों के स्टूडेंट्स से। तो मैंने ऐसे ही पूछा, आगे क्या सोच रहे हो? और मैं हैरान था कि चाइनीज स्टूडेंट बहुत क्लियर थे अपने दिमाग में, बहुत क्लियर थे। मैं उनको पूछा, आपका क्या, कैसा आगे का क्या सोच रहे हैं आप पढ़ाई वगैरह के बाद? उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 साल यहां पर किसी न किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे और फिर बिस्तरा बोरिया गोल करके देश चले जाएंगे। मैं कहा क्यों? बोले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना इनफ नहीं है। किसी कंपनी में जब काम करेंगे तो सब चीजें सीखेंगे और जो भी सीखेंगे वो सब लेकर के जाएंगे वापस, और फिर चाइना और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यानी विद्यार्थी अवस्था में भी ये मेरी चर्चा अटलांटा यूनिवर्सिटी के चाइनीज स्टूडेंट के साथ कभी हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हर देश में ये मिजाज होता है, ये मिजाज है जिनको आगे ले जाता है। आप लोग खास करके जिनको जर्मनी में ये अवसर मिला है, और ज्यादातर जर्मनी की पहचान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। भारत का भविष्य, भारत की पहचान बनाने में आईटी रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल किया है। भारत को एक पिछड़ा अबूझ देश मानने वालों को आईटी रिवॉल्यूशन के बाद अपनी सोच बदलनी पड़ी है।
लेकिन भारत की सफलता का आधार, भारत को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके ही हम सेकंड पायरी पर पहुंच सकते हैं। और देश के विकास के लिए मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि और इतना बड़ा विशाल देश है कि यहाँ की कोई चीज वहाँ स्केल अप वो हिसाब बैठता ही नहीं। जब मैं यहाँ किसी को कहता हूँ कि मुझे 2022 के तक 50 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज बनाने हैं, तो उनके दिमाग में बैठता ही नहीं। उनको लगता है एक पूरा नया देश बनाना पड़ेगा। 50 मिलियन हाउसेज एक नया देश बनाना पड़ेगा, तो स्केल उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता है, और उस अर्थ में हम सोचें तो भारत को विकास के लिए 3 प्रमुख बातों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। हम एक तरफ लुढ़क नहीं सकते। 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 1/3 सर्विस सेक्टर, तीनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सिर्फ खेत में कुछ उत्पादन करके अटक नहीं सकते। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम एग्रो प्रोसेसिंग को बल दें। एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। आज मैं हैनोवर फेयर में एक उन्होंने कंप्यूटर चिप का डेवलपमेंट मैंने देखा। वो चावल को, अच्छे चावल बुरे चावल को अलग करने का काम करता है। अब आने वाले दिनों में यही होने वाला है। अब ये हमें भी हमारे देश के एग्रीकल्चर को इन बातों पर, एक, प्रति हेक्टर हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रयोग काम में आएंगे, परंपरागत चीजें कैसे काम आएगी। लेकिन हमारे किसान को अफोर्डेबल हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो तब होगा जब वैल्यू एडिशन होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसान बेचारा आम बेचता है तो इनकम कम होती है, लेकिन आम में से अगर अचार बना देता है तो अचार के पैसे ज्यादा मिलते हैं। अचार भी अगर बढ़िया सा बोतल में पैक करे तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अचार पैक किया हुआ अचार भी कोई नटी लेकर के खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। एक्ट्रेस, नटी है ना एक्ट्रेस, वो खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं कि भाई ये एडवर्टाइजिंग हो रहा है, ये अगर खाती है तो हम भी खाएं। वो खाती है कि नहीं खाती पता नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। अब उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें नई नई खोज की आवश्यकता होती है। ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको उसको करना पड़ेगा। और आज दुनिया में रेडी टू ईट पैकेजिंग का मामला चल रहा है सब दूर। दुनिया के किसी देश में कहाँ सब्जी पैदा हुई है, कहाँ कटिंग हुआ होगा, कहीं पकी होगी, कहाँ पैक हुई होगी, और पता नहीं दुनिया के किस देश में जाकर के वो खाई जाती होगी। दुनिया काफी बदल चुकी है। हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को विश्व की ये जो चीजें हैं इसके साथ जोड़ना है। चाय में हमने वो सफलता पाई। हम जानते हैं कि चाय में हमें जो सफलता मिली उसके 2 मूलभूत बातें रही है कि चाय ने व्यक्ति के जीवन में एक नई पहचान बनाई, सोशल रिलेशन का वो आधार बन गई, सामाजिक संबंधों के लिए वो एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी वाला फोर्स बन गया एक प्रकार से। और दूसरा उसकी सरलता, उसका पैकेजिंग, और कभी किसी ने उससे क्या नुकसान होता है इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की, एक्सेप्ट हो गया दुनिया में। चाय के बागानों में खेती करने वाले लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, लेकिन जो बेचारे मजदूर थे वो वहीं रह गए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे। उसमें बदलाव आ रहा है।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेकर के वैल्यू एडिशन के लिए साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज, ग्लोबल मार्केट कैसे मिले। भारत में एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, 6-7 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं वहां। बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या ताकत पड़ी है। हिमालय की गोद में है, उस तरफ चीन है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, छोटा सा राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसने ग्लोबल सारे स्टैंडर्ड पार कर दिए हैं, और आज सिक्किम हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट बन चुका है। अब उनके लिए उनका जो प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल मार्केट के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि उनको ग्लोबल मार्केट मिले, उनका रुपया डॉलर लेके आना चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में से यही है, जिसमें रुपये में हिंदुस्तान में जो माल जाता है वो दुनिया के बाजार में डॉलर में जाना चाहिए, और उस दिशा में काम करने का हमारी कोशिश है। सिक्किम ही नहीं, पूरे देश में, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर परंपरागत रूप से केमिकल फर्टिलाइजर की आदत बहुत कम है। हम उसको ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में, ऑर्गेनिक रीजन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो चीजों को उस प्रकार से हम बल देना चाहते हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में बढ़ा चले। दूसरा है सर्विस सेक्टर। भारत के पास दुनिया को देने के लिए क्या नहीं है जी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव, ये हमारे ब्लड में है। लेकिन विश्व में हम टूरिज्म, जो कि दुनिया में सबसे तेज गति से किसी एक व्यवसाय का विकास हो रहा है, तो वो टूरिज्म है। $3 ट्रिलियन का वो बिजनेस है, बहुत बड़ा, लेकिन उसका शेयर हिंदुस्तान को कम से कम मिलता है। हमारे भारतीय लोग जो विश्व में रहते हैं, उनके मन में भी देश के लिए कुछ न कुछ करने का मन करता है। मुझे कभी पूछते हैं, कई वर्षों से पूछते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं भाई, अब हो गया, वो हमारे नसीब में नहीं था। जो भगत सिंह के नसीब में था हमारे नसीब में नहीं। हम देश के लिए जी तो सकते हैं, देश के लिए मरने का सौभाग्य मिले या ना मिले, देश के लिए जीने का सौभाग्य तो मिलता ही है। और इसलिए हमने कहा कि भाई कम से कम भारतीय परिवार जो विदेशों में रहते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां विदेशी लोगों के बीच में हैं, दुकान चलाते होंगे तो आपके विदेशी ग्राहक होते होंगे, पढ़ते होंगे तो विदेशी टीचर होंगे। क्या साल में 5 बिन भारतीय, नॉन इंडियंस, ऐसे फैमिली को हिंदुस्तान देखने के लिए आप प्रेरित नहीं कर सकते क्या? यहां छोटा सा काम है, उनको समझाओ भाई हमारा देश देखने जैसा है, चलो निकल पड़ो। हमारे जर्मनी में मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं, मान लीजिए 50,000 परिवार रहते हैं। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म का कितना आगे बढ़ेगा। फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया का एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? उस विरासत के प्रतिनिधि आप हैं, आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है। ये मिजाज क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये मिजाज है, कहने का तात्पर्य मेरा है कि सर्विस सेक्टर, आज पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग वर्क इतना कॉस्टली हो गया है, हर कोई आउटसोर्स कर रहा है। आउटसोर्स के लिए हिंदुस्तान में बहुत संभावनाएं हैं। आप यहां कई कंपनियां हैं,
जो आउटसोर्स करने के लिए चाहती हैं तो उनको जगह दिखा दी, एड्रेस दे दीजिए, भाई ये जगह है, जाइए करवा लीजिए। सर्विस के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत संभावनाएं पड़ी है। पूरे विश्व को आकर्षित करने की हमारी ताकत है। और हमें दुनिया को, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते गर्व जी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था, तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था, मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहाँ वॉशिंगटन के ज़माने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहाँ आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें। क्या हमारे पास नहीं है जी दुनिया को? मैं गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात में रहा। वहाँ एक डॉक्टर हरिभाई गोदानी करके थे, स्वयं तो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, लेकिन आर्कियोलॉजी में उनकी बड़ी रुचि थी। आयु भी बहुत हो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे उस जमाने में ये सारी गाड़ियां तो थी नहीं, फियाट गाड़ी और एम्बेसडर सरकारी गाड़ी थी, फियाट गाड़ी नागरिकों की गाड़ी थी, पहचान हो गई थी। एम्बेसडर जा रही थी तो मतलब सरकार जा रही है फियाट है तो बोले कोई भला इंसान जा रहा है, ऐसी ही सोच थी। तो उनके पास एक फियाट कार थी, वो मुझे कह रहे थे, मैं उनके पास कभी कभी जाया करता था, ऐसे ही कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। बोले मैंने 20 फियाट गाड़ियां बर्बाद की मेरी कैरियर में, जो भी कमाता था। क्यों? तो बोले मैं जंगलों में चला जाता था, कच्चे रास्तों पे चला जाता था, और कहीं कोई मूर्ति हो, पत्थर हो, कोई पुराना पुरातत्व के कोई खंडहर पड़ा हो तो वहां चला जाता था। एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कलेक्शन शायद किसी सरकार से बड़ा था। उन्होंने मुझे एक दिन एक स्लाइड दिखाई, मैं हैरान था। वो स्लाइड पत्थर की एक मूर्ति की स्लाइड थी, 800 साल पुरानी वो मूर्ति थी, कार्बन रेटिंग हुआ था, और उसमें एक गर्भवती महिला का, प्रेग्नेंट विमेन का एक मूर्ति थी, और आधे पार्ट में उसके पेट को काट करके मूर्ति बनाई गई थी, और पेट काट करके बच्चा पेट में किस रूप में है, चमड़ी के कितने लेयर्स हैं, वो सारा पत्थर पे अंकित था। 800 साल पहले पत्थर तराशने वाले को पता था कि गर्भ के अंदर बच्चा कैसे पोजीशन में होता है, चमड़ी के लेयर कितने होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया होगा। लेकिन इस बात को पहुंचाने के लिए हम एक ऐसे गुलामी के कालखंड में ऐसे जीवित रहे जैसे हमारा सब बेकार है, हमारा सब बेकार है। जब तक हम ये मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमारे पास है, उसके प्रति हमारा गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। एक बार ये होगा तो फिर चीजें चलेगी। अब आप देखिए, मैं गुजरात का हूं इसलिए मुझे वहां का बात याद आना स्वाभाविक है। लोथल, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है लोथल। आपने शायद पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। कभी आज जाकर के गुरु को पूछ लीजिए, वो बता देगा। 5000 साल पुराना पोर्ट, 5000 साल, और आर्कियोलॉजी जब एक्सकेवेशन हुआ सारी चीजें निकली। और वो कहते हैं
कि 84 कंट्रीज उसके झंडे वहां लहराते थे। मतलब 84 कंट्रीज के साथ 5000 साल पहले उसका व्यापार था। और दूसरी विशेषता देखिए कि नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो हम चर्चा करते हैं, उसी कालखंड में एक वल्लभी यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है इतिहास में। वो वल्लभी यूनिवर्सिटी ये लोथल से 50 किलोमीटर दूरी पर थी। तात्पर्य यह था कि उस समय हमारे पूर्वजों को पता था कि विश्व के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आना है तो एक पोर्ट चाहिए, लोथल पोर्ट के नजदीक में ही यूनिवर्सिटी चाहिए, और अनेक देशों के बच्चे वहां पढ़ते थे। ये सारी बातें जब आप भी सुनते हैं, आपको भी सीना तन जाता होगा, वाह मैं उस देश का रहने वाला हूं। ये जो गर्व की अनुभूति होती है वो हमारे सर्विस सेक्टर में बल दे सकती है। और ये काम हिंदुस्तान का नागरिक जितना करेगा उससे ज्यादा हिंदुस्तान से बाहर गया हुआ करेगा। लेकिन बाहर जाने के बाद छोड़ो यार, ये तो देश ही है, हम ही अपनी मजाक उड़ाएंगे तो फिर अपने देश का गर्व कभी बढ़ता नहीं है जी। ये भाव अगर हमारे में पैदा हो, मुझे विश्वास है। और तीसरा जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए उसके पास सब कुछ है। दुनिया में सबसे युवान देश है भारत, विश्व का सबसे नौजवान देश। 35 से नीचे भारत के 65% पॉपुलेशन है, और सारी दुनिया बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रही है। एजिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत जवान होता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में एवरेज और बढ़ने वाली है, 25 से नीचे की संख्या बढ़ने वाली है। अब कभी हमें ये संकट लगता था, आज वो सामर्थ्य बन गया है। अगर इन नौजवानों के हाथ में हुनर हो, स्किल हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा अवकाश हो, और भारत एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बने जहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो आपकी हर चीज जीरो डिफेक्ट की होनी चाहिए, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इवन पैकेजिंग भी। नॉट ओनली दैट, इवन वेट। अगर आपने लिखा है कि 220 ग्राम है तो इट मस्ट बी 220 ग्राम। आखिरकार क्रेडिबिलिटी है जो दुनिया में ताकत देती है। और इसलिए जीरो डिफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अपने आप को कैसे बनाएं, और जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पर इसका कोई इफेक्ट न हो, उस प्रकार की प्रोसेस को हमने स्वीकार करना होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो सारी दुनिया चिंता कर रही है, उन समस्याओं से निकलने का रास्ता हिंदुस्तान ही दिखा सकता है। हिंदुस्तान ही दिखा सकता है। हमारा काम है कि हम ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, हम स्किल डेवलप करें, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और आज दुनिया की कंपनियों को हम आकर्षित करें। और ये हम मान के चले कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हम लोगों की जितनी है शायद दुनिया में किसी की नहीं है। हॉलीवुड की फिल्म का बनाने का जितना खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में हिंदुस्तान के नौजवान मार्स मिशन को पार कर लेते हैं, मंगलायन। अब मुंबई हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, 1 किलोमीटर का ऑटो रिक्शा में जाना है तो खर्चा 10 रुपये लगता है। हमें मार्स पर मंगलायन में 1 किलोमीटर का 7 रुपये खर्चा लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ताकत हमारे देश की टैलेंट में है। हम दुनिया को समझा सकते हैं कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन।
और इसलिए हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चर, यहाँ इतने नौजवान हैं, कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। आज भी भारत को रोने के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब आंदोलन होते हैं ना, एजिटेशन, तो टीयर गैस सेल छोड़ा जाता है, वो टीयर गैस सेल बाहर से आता है। मैं घर में बैठ करके बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है जी, अब आता ही है तो कौन मेहनत करे। इस मिजाज को मुझे बदलना है, हम खुद क्यों न बनाएं। और इसलिए मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ये सिर्फ आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, एक स्वाभिमान का आंदोलन भी है। आप मुझे बताइए, आप अपने पड़ोसी से यहां से बार बार कोई चीज लानी पड़े तो आप महसूस कैसा फील करते हो? अपने यहाँ पुराने जमाने में गांव में रहते हैं तो कभी मेहमान आ गए और चीनी लानी है तो पड़ोसी के घर से एक कटोरी में चीनी ले आते हैं, लेकिन कैसे लाते हैं? ऐसे साड़ी के नीचे रख करके ले आएंगे। कोई देख, क्यों? स्वाभिमान मन में रहता है, ठीक है आज भाई चीनी नहीं है और मेहमान अचानक आ गए, चीनी लानी पड़ी। पड़ोस वाला भी किसी को कहता नहीं था, देखो उसके यहाँ मेहमान आते हैं चीनी मेरी ले जाते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। लेकिन स्वाभिमान की चिंता रहती है, वो ऐसे करके साड़ी में लपेट करके ले आएंगे। भारत भी बाहर से लाते समय हमारे एक स्वाभिमान का इश्यू होना चाहिए। अब मेरा देश दुनिया को देने वाला देश बनेगा, लेने वाला नहीं रहेगा, ये दिमाग। और भारत की नौजवानों में ये ताकत है, हमें उन्हें अवसर देना है। और तो विकास की जो 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, सरकार के उस दिशा में कदम उठाए। 10 महीने के भीतर भीतर ढेर सारे कदम उठाए हैं। तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 साल, मैं एक थोड़ा सैंपल देता हूं, ज्यादा कितना समय लूंगा आपको, क्योंकि बाद में भोजन भी करना होगा आपको। 10 साल का एवरेज था, पर डे 2 किलोमीटर रोड बनता था। 10 महीने का एवरेज है, पर डे 11 किलोमीटर रोड बनता है। काम करने वाली सरकार का मतलब क्या होता है? ये होता है। हर चीज में। अब रेलवे, आप कल्पना कर सकते हैं रेलवे के विकास की कितनी बड़ी संभावना है। अब लोगों को लगता होगा कि मोदी जर्मनी गए तो क्या करते होंगे। मुझे मालूम नहीं है दुनिया के लोग मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं। हिंदुस्तान में हमारे मीडिया वालों की अपेक्षा अलग रहती है। मैं कल बर्लिन का रेलवे स्टेशन देखने जाने वाला हूं। कोई कहेगा यार, कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी आया होगा जो स्टेशन देखने जाए? मैं आया हूं इसलिए कि मेरे मन में है कि मेरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन की मुझे शकल सूरत बदलनी है। आज हमारे शहरों में हार्ट ऑफ द सिटी रेलवे स्टेशन है। आप दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, नागपुर जाइए, कहीं पर भी जाइए, और कॉस्टलीस्ट लैंड है। और भारत में रेलवे प्लेटफॉर्म ही रेलवे स्टेशन नहीं होता है। गांव के बीच में 20 किलोमीटर रेल चलती है और सोई पड़ी है। दिन में 2 बार ट्रेन जाती है, बाकी कोई उपयोग नहीं।
क्या ऊपर बहुत बड़ा एक नया 20 किलोमीटर लंबा रेल की पटरियों पर शहर खड़ा नहीं हो सकता है क्या? स्टेशन आधुनिक नहीं बन सकते क्या? 10 मंजिला रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता? नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर और 50 काम हो सकते हैं जी। विकास कैसे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलाव करना, रेलवे पूरा, हमारे 2 शहरों को जोड़ने वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड को क्यों नहीं बढ़ाया जाए? अगर अहमदाबाद से, अगर दिल्ली से अमृतसर जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, हाई स्पीड रेल बन सकती है। ठीक है, आज हम दुनिया में जो 300 किलोमीटर स्पीड की रेलवे है नहीं होगी, लेकिन अगर हम 60 पर चलते हैं तो 120 तो हो सकते हैं जी। मेरी कोशिश यह है कि अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, और जितना हम आगे बढ़ाएंगे उससे हमें परिणाम मिलने वाला है। देश नई ऊंचाइयों की दौर, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता करती है। आप भी यहां बैठे होंगे तो इस बात करने का बड़ा मजा आता होगा। तो मैं आज खास आपका क्लास लेना चाहता हूं ताकि आप दुनिया को समझा सको हम कौन लोग हैं। पता नहीं सारी दुनिया क्लाइमेट के संबंध में हमें गालियां देती रहती है, बर्बाद करने वाले लोग हमारा जवाब मांग रहे जी। अगर प्रकृति की सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो भारतीय समाज ने की है। हम वो लोग हैं जो नदी को भी मां कहते हैं, पौधे को परमात्मा कहते हैं, छोड़ में रण छोड़ ये हम कहते हैं। और हमें ही दुनिया समझा रही कि ये करो वो न करो। भारत ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए दुनिया के सामने। आज विश्व जिस संकट से गुजर रहा है उस समस्या का समाधान हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में है, हमारे जीवन के आदर्शों में जुड़ा हुआ है। ये विश्वास के साथ जाना चाहिए और ये मेरी भारतीय समाज से सर्वाधिक अपेक्षा है। हमारे यहां महिलाएं जितना व्रत करती हैं हिंदुस्तान में, सारे व्रत देख लीजिए, प्रकृति की पूजा होती है। वो प्रकृति का सम्मान करना ये हमारे यहां संस्कार में होता है। हमारे यहां बच्चा बालक पत्थर बिस्तर से नीचे उतरता है, उसकी माँ उसको सिखाती है कि पहले पृथ्वी माता की क्षमा मांगो अपना पैर रखने से पहले, कि मैं माँ तुझे दुखी कर रहा हूं, मैं अपना पैर रख रहा हूं, माँ पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो फिर पैर रखो। ये हमारी संस्कृति और संस्कार में पड़ा हुआ है। जिस समाज ने इसको संजोया हुआ है आज विश्व को हिसाब देना पड़ रहा है। सूर्य के 7 घोड़ों के रथ की कल्पना, सूर्य को शक्ति रूप में मानना हमारे यहां माना गया। जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में जीव होता है ये कहा, उसके बाद ही वनस्पति में जीव आया, ऐसा नहीं है। हम हजारों साल से पौधे में परमात्मा है ये देखने वाले लोग हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस विषय में हमारी अपनी मास्टरी, हमारा सामर्थ्य है। हम दुनिया के जवाब देने लोग नहीं हैं, दुनिया का जवाब हमने मांगना चाहिए कि आप हैं जिन्होंने प्रकृति को तबाह किया है। हम वो लोग हैं जो मिल्किंग ऑफ नेचर में मानते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर उसे हम क्राइम मानते हैं। और इसलिए दुनिया जिस संकटों से गुजर रही है उसके सामने हमारा तात्विक ताकत है खड़े रहने की, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। भारत ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है रिन्यूएबल एनर्जी का। जर्मनी इसमें आज एक मॉडल है, खास करके सोलर एनर्जी में। भारत ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट तय किया है। भारत में गीगावाट शब्द पहली बार आया है। हम मेगावाट के ऊपर सोच नहीं पाते थे। पहली बार ये 10 महीने में
मेगावाट से गीगावाट सोचना तो शुरू कर दिया है, इतना काम तो कर लिया है। 175 गीगावाट, उसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 75 गीगावाट विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इन चीजों पर बल देना। क्यों न जर्मनी की कंपनियों को, जो कि इस फील्ड में लोग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे लोग क्यों ना आए? इतना बड़ा स्कोप है वहां बिजनेस का। हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में क्यों ना जाए? हम सोलार को और चीप करने के लिए इनोवेशंस में कैसे जाए? यहां जर्मनी में रहने वाले हमारे लोगों की इसका एक्सपीरियंस है। आप अपने अपने एक्सपीरियंस को हिंदुस्तान के साथ साझा कीजिए, और स्पष्ट एरिया है काम करने के लिए, कोई बाहर से ढूंढने जाना पड़े ऐसा नहीं है। हम इसका फायदा कैसे उठाएं? और मैं समझता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग, आजकल हम सुनते हैं रीयूज एंड रिसाइकल। मैं समझता हूं हमारे यहां, हमारे डीएनए में है रीयूज एंड रिसाइकल, हमारे डीएनए में है, लेकिन दुनिया हमको पढ़ा रही है। आपने देखा होगा अपने यहां गांव में, घर में दादी माँ रहती है, कपड़े पुराने हो जाए तो उसमें से ओढ़ने के लिए वो बना लेती थी, क्या बोलते हैं उसको, रजाई, रजाई बना देती थी, हैं? वो रीयूज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, वो भी फट जाए तो फिर उसमें से कपड़ों को खोल करके झाड़ू पोता करने के लिए उपयोग कर देती है, हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक चीज का कितना उपयोग करना, वो हमारे लोगों की बड़ी एक्सपर्टाइज थी। अब आज रीयूज, रिसाइकल, ये शब्द हमको बाहर से सुनने पड़ रहे हैं। आप देखिए हिंदुस्तान के जीवन में परंपरागत रूप से रीयूज एंड रिसाइकल ये हमारी सहज प्रकृति थी। मां भी, बड़ा बच्चा बड़ा होता था, 12-13 साल का होता था, कपड़े ठीक नहीं होते, वो कपड़े संभाल करके रख देती थी। क्यों? दूसरे वाले के काम आएंगे। यानी और इसके लिए कोई अखबारों में कोई आर्टिकल नहीं छपा था, कोई 24 कलाक कोई टीवी चैनल पे कार्यक्रम नहीं आया था कि ऐसा करो वैसा करो, किसी ने सिखाया नहीं था। ये सहज प्रकृति थी। लेकिन मैं हैरान हूं, हमने अपनी बात दुनिया के सामने सीना तान करके रखी नहीं, और विश्व हमको डांटता रहा कि कार्बन एमिशन कम करो, कार्बन एमिशन करो, जबकि पूरे विश्व में पर कैपिटा देखा जाए तो हम लोएस्ट हैं, लेकिन फिर भी जवाब हमसे मांगा जा रहा है। हम विश्वास के साथ खड़े हो जाएं तो क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारे विषयों को हम दुनिया को रास्ता दिखा सके, उस ताकत के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। COP21 की मीटिंग अक्टूबर में फ्रांस में होने वाली है, सारी दुनिया का ध्यान है, लेकिन हम उसका एजेंडा सेट करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भारत एजेंडा सेट करेगा। और हमारे मूल्यों के अधिष्ठान पर करेंगे। हमने दुनिया को दिया है, हम दुनिया से लेने वाले लोग नहीं हैं। हम तेन तख्ते न भूंजी था, इन आदर्शों से पैदा हुए हैं। ईट, ड्रिंक एंड री मैरी, इस परंपरा हमारी नहीं है। हमारी परंपरा है तेन तख्ते न भूंजी था, तेन तख्ते न भूंजी था। जो परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं, हम दुनिया को देने के लिए पैदा हुए। हमारी हजारों साल का इतिहास रहा है। इस विश्वास के साथ भारत एक नई ऊंचाइयों को पार करे। और मैं मानता हूं जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने भारत को सही स्वरूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अविरत प्रयास किया है, और इसके लिए हमें जर्मनी का ऋण स्वीकार करना चाहिए, उनका पब्लिकली थैंक्स कहना चाहिए। मैक्स मुलर से लेकर के कितने ही महापुरुष देखिए, कितने ही महापुरुष देखिए। एक जमाना था यहां पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता था।
भारत का सेक्युलरिज्म इतना कच्चा नहीं है कि कोई भाषा के कारण वो हिल जाए। गहरी चट्टानों पर खड़ा हुआ हमारा सर्वपंथ समभाव का, सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस महान आदर्शों को लेकर के हम चले हुए लोग हैं। वो इसे हिलने वाले लोग नहीं है। हमारा आत्मविश्वास हिला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें हमें दम होना चाहिए। मैं इसी विश्वास के आधार पर कहता हूं, 125 करोड़ का देश, 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हम अच्छा करेंगे, दुनिया का अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसी एक भावना के साथ भारत आगे बढ़े, उस दिशा में प्रयास चल रहा है। आप सबसे मिलने का अवसर मिला, मुझे खुशी हुई। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत प्रगति करें, भारत का नाम आप जहां भी हो रोशन करें। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आपका पासपोर्ट का रंग शायद बदल गया होगा, लेकिन पासपोर्ट के रंग बदलने से हमारे रिश्तों के ताने बाने को कोई असर नहीं होता, ये आप विश्वास कीजिए। ये देश हिंदुस्तान हमेशा हमेशा आपका है, आपके लिए है, और हो सकता है कि आपके आने वाले योजनाओं के तहत वो आपके बदौलत भी बन जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।